कि तापीन की बात हो, उत्तरी तापीन हो या दक्षिणी तापीन हो या टोपा हो, कोलरा हो, चाहे आपके कुल्लू एरिया की मैं बात करूं, तो आखिरकार जब जमीन का सत्यापन कराना पड़ता है तो जो स्थानीय लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए, जिनके जोत आबाद में जो जमीन है, उसी को सत्यापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। फिर भी सत्यापन जमीन की नहीं हो पाती है, फिर वो सीओ के स्तर से कराना हो या फिर वो आपके डिस्ट्रिक्ट स्तर से कराना हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। इससे कैसे निजात मिल सकती है? क्योंकि मैं खुद भी कोयले के क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए ये समस्या सबसे मुख्य समस्या है आज के दिन में। सर ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं जितने भी पंचायत गया हूँ ना, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जमा बस्ती नहीं हो पाती है, विस्थापित को उसका हक नहीं मिलता है। और सर इसलिए ये हो रहा है क्योंकि लोग जागरूक नहीं है सर, और अगर जागरूक है तो ऐसे नेता और ऐसे प्रतिनिधि चुने हैं कि जो उनकी बात भी नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको डीसी लेवल तक पहुंचने के लिए आम आदमी को किसी ना किसी का सहारा सीढ़ी लेना पड़ता है, जैसे मुखिया का, वार्ड परिषद का, उसके बाद विधायक का, तब जाकर के डीसी तक बात पहुंचती है सर। और तो ये जो चैनल है सर, इसी चैनल में हमने ऐसे लोगों को चुना है जो आपके काम के लिए नियत नहीं रखता है सर। नहीं तो मैं बोलता हूँ नियम है, नियम ने सरकार ने बनाया है कि विस्थापित को ये लाभ होगा, प्रभावित को ये लाभ होगा, डीएफटी फंड से ये काम होगा, डीएफटी फंड से ये काम नहीं होगा, सब कुछ है सर। लेकिन क्या हो रहा है, नियत ही नहीं है काम करने का। रहती जमीन की अगर हम बात करें, गैर मजरूबा की बात करें, इन जमीनों में कई दफे ऐसा देखने को मिलता है कि जब वो अपनी जमीन पे क्लेम करने के लिए जाता है सीसीएल के एरिया में, अपने अधिकार क्षेत्र में, तो पता चलता है कि मेरी जमीन में 10 साल पहले से ही कोई नौकरी कर रहा है। इस तरह की समस्या भी सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। तो इस दिशा में क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि आप युवा हैं और एक युवा को रोजगार की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में, पूरे देश की समस्या बल्कि, तो इस दिशा में कैसे कार्य कर पाएंगे? सर हमने एक टीम बनाई है अभी, खास करके ये जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से 25 कोलवरी से आ चुकी, 25 से 26 कोलवरी से आ चुकी है कि ये जो ज़मीन है कोई और कब्जा करके और नौकरी लेकर के बैठा हुआ है। तो मैं सारे एप्लीकेशंस को कलेक्ट कर रहा हूँ जब, और क्योंकि अभी चुनाव है तो वो युद्ध स्तर पे वो काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एप्लीकेशन कलेक्ट कर रहा हूँ विथ और एलपीसी वगैरह सब लेके कलेक्ट कर रहा हूँ, और इसका एक बड़ा आंदोलन आपको आने वाले दिनों में ज़रूर दिखेगा सर। डॉक्टर साहब एक सवाल है कि पिछले साल जो घटना आपके परिवार के साथ घटी थी, क्या वो आने वाले कल जो आप जैसे राजनीति के कदम रख रहे हैं, तो क्या उसमें उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है कि आज सेंट्रल एजेंसियां कैसे काम करती है, और मैं खुद एक एडवोकेट हूँ तो मुझे पता है कि जो चीज़ अदालत में होती है उसको पब्लिकली आप नहीं बोल सकते, मतलब प्रेजुडिस होती है वो। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं हम भी गुण में गेहूँ पिसने वाली बात होती है, हम भी पिसे हुए हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में हमें न्याय ज़रूर मिलेगा, और हमारे पिताजी भी आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो कई सारी तरक्कियां हुई है यहाँ पर मानू में, ये चीज़ हम कह सकते हैं, पर ये चीज़ क्यों देखने को मिल रही है कि बास लगा करके वो अपने जो भी मरीजन है उनको लेकर जा रहे हैं अस्पताल। नेक्स्ट टाइम जब जेपी भाई यहाँ बैठेंगे तो सवाल पूछिएगा। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अपील में है, तो आप इन चीज़ों से देखिए, नहीं मैं अवगत हूँ, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से अवगत हूँ, और मैं आपको बता दूँ टाटी झरिया विष्णुगढ़ में ऐसी जगह है मैडम जहाँ पर 3 घंटे में भी एम्बुलेंस नहीं पहुँचेगा, 3 घंटे में भी एम्बुलेंस नहीं पहुँचेगा। राइट, मैं गलत बोल रहा हूँ सर, गलत बोल रहा हूँ मैं? वहाँ टाटी झरिया और विष्णुगढ़ में एक एम्बुलेंस नहीं है, एक एम्बुलेंस नहीं है मैडम। और यकीन कीजिए अगले 25 दिन में, आप सभी पत्रकार बंधु हुए, 25 दिन में मैं वहाँ एम्बुलेंस दे रहा हूँ टाटी झरिया और विष्णुगढ़ में। साथ ही साथ वहाँ मैं एक गाड़ी दे रहा हूँ जो सिर्फ मरीज को हज़ारीबाग और हज़ारीबाग से टाटी झरिया और विष्णुगढ़ पहुँचाने का काम करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मैंने स्वास्थ्य का
जो लाचार स्थिति देखा, मैंने उनको एक कंसेशन स्लिप भी दिया है पूरे मांडू विधानसभा में, एक प्रखंड में नहीं, पूरे मांडू विधानसभा में एक स्लिप दिया है जो सिर्फ दवा का पैसा लेगा हॉस्पिटल्स, और ना ओपीडी का पैसा लेगा, ना जांच का पैसा लेगा, ना किसी और का, सिर्फ दवा का पैसा लेगा। ये लाचार स्थिति है। तो आज मैं ये अपने स्तर से कर पा रहा हूँ, कल मैं मुझे अगर ताकत मिलती तो शायद मैं सरकार की योजनाओं को कड़ी से कड़ी देखते हुए उसको उन लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। थैंक यू। डॉक्टर नजीर अंसारी जी, आपका जितने भी सवाल थे लगभग लगता है पूरा हो चुका है और सबका आपने बखूबी जवाब भी दिया है, और हम लोग की तरफ से ये सोच, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सारे सवालों का एक ही जवाब है, नीयत। नीयत अगर सही रहेगी तो आप योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे ला सकते हैं। जब नीयत ही नहीं है काम करने का तो कोई उपाय नहीं है। और रहा बात ये 3 टर्म से जीत रहे हैं, इसका मुख्य कारण आप और हम हैं। जैसे बोलते हैं जैसा प्रजा वैसा राजा होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही अपने संवाद में कहा कि जब हम लोग अशिक्षित थे तो हमने नेता शिक्षित चुना था, आज हम शिक्षित हैं, नेता कैसे चुन रहे हैं। तो अगर जैसे मैं कहता हूँ कि एक बाप कभी माँ नहीं बन सकता, क्योंकि ममता लाना बाप के बस की बात नहीं है, वो माँ के अंदर ही डाला हुआ है ऊपर से। उसी तरह जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप शिक्षा का महत्व कैसे समझेंगे। आज युवा पत्रकार यहाँ बैठे हैं मेरे पास, आप मास जर्नलिज्म करके आए हैं, मास कम्युनिकेशन करके आए, कोई जर्नलिज्म करके आए, कोई क्या कर, कोई आईटी में काम करके आया है, आप पढ़ करके इस लाइन पे आए हैं, तो आप इसका मेहनत, इसका दर्द और इसका उन्नति सब जानते हैं। जो शिक्षित ही नहीं है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करेगा। संविधान का सा नहीं पता हो, न्याय का ना नहीं पता हो, वो कैसे आपके हक के लिए लड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जब ज़रूरत मेरी मांडू विधानसभा की जनता को जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सादा कुर्ता पहन करके उनके हक के लिए लड़ूंगा, और जब न्याय की ज़रूरत पड़ेगी तो काला कोट पहन के उसके हाई कोर्ट में रहूँगा।